नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका साथी, सहयोगी और सहपाठी। पिछली कक्षा में हमने इतिहास की परिभाषा और इतिहास को करीब से जानने का प्रयास किया था। हमने इतिहास का संधि विच्छेद किया, हमने इतिहास के पितामहों को देखा। हमने ये जाना कि 10वीं कक्षा में जो इतिहास को हम पढ़ने वाले हैं वो आधुनिक इतिहास से संबंध रखता है, जबकि इतिहास काफी विस्तृत है। हमने कुछ परिभाषाओं को देखा, तो आज उसी कड़ी से जोड़ते हुए मैं एक परिभाषा के साथ में आज की क्लास आरंभ करता हूँ। द systematic study and documentation of human activity is called history. The systematic study and documentation of human activity is called history. पिछली कक्षा की जो आप एलन नेरिजन की एक परिभाषा देखी थी कि इतिहास मानव जाति की बीती हुई घटनाओं का भंडार है, उससे से रिलेटेड एक और अपनी परिभाषा है। तो कहीं ना कहीं जो भंडार है, जो भी घटनाएं घटित हुई, तो उनकी अगर आप दिनांक देख पाते हैं या किसी से दिनांक से रिलेट कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सत्य साबित करने में कहीं ना कहीं एकदम सही साबित हो जाती है। तो इतिहास में दिनांक का बहुत महत्व है। दिनांक इसीलिए हमारे यहाँ पर लगभग भारत में 12 प्रकार के कैलेंडर यूज होते हैं। दुनिया भर में लगभग 96 प्रकार के कैलेंडर यूज होते हैं, जिसमें से 40 तो प्रमुख हैं। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर हाल फिलहाल में स्कॉटलैंड में मिला है। स्कॉटलैंड में 2013 में यहाँ पर एक चाप मिला जिसमें 12 गड्ढे थे, और इसे जो है कार्बन डेटिंग के हिसाब से इसको बताया गया कि भाई 8000 ईसा पूर्व ये प्रयोग में था। तो कैलेंडर का बड़ा महत्व है। अब बात आ जाती है हमारे यहाँ पर भारत में प्रमुख रूप से कुछ खास कैलेंडर यूज होते हैं, जैसे वीर संवत काल, वीर निर्वाण संवत, आपके विक्रम संवत, शक संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर और आपके हिजरी संवत करके। मैं काफी स्कूलों में पढ़ाया हूँ और काफी स्कूलों में पढ़ाता भी हूँ, और लगभग 12 साल से मैं स्टडीज में हूँ। तो मैं देखता हूँ कि बच्चों को ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर पता नहीं है। डेट में ईसा पूर्व और ईसवी में अंतर पता नहीं है। तो आप में से भी अगर कुछ है विद्यार्थी, तो आप समझिए, जो ईसा मसीह है, ईसाइयों के जो धर्म गुरु कहें या फिर आदि पुरुष कहें, लेकिन ये ईसा मसीह, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो वर्ष हैं उन्हें ईसवी के से जाते हैं एनी डोमिनो, और ईसा पूर्व को बिफोर क्राइस्ट। तो हमारे यहाँ पर जो कैलेंडर यूज होते हैं उनमें खास है, हम जिन्हें जानते हैं भारत में लगभग इतिहास के लिए जिन डेट्स को पढ़ा जाता है उसमें है वीर निर्वाण संवत लगभग 527 ईसा पूर्व, आपके दूसरा है विक्रम संवत, मालवा के राजा द्वारा शकों को पराजित करने पर विक्रम संवत सबसे प्रमाणिक कैलेंडर है। कोई भी ग्रह नक्षत्र या ये दिन वापस कब आएगा, भौगोलिक घटनाओं को जो भी ग्रह नक्षत्रों की जो घटनाएं हैं उन्हें अगर सही प्रकार से जानना है, जैसे कि आपने कुंभ अभी भरा था, तो कुंभ की जो घटना है वो इस कैलेंडर से सटीक अंदाज लगा के बता सकते हैं भाई अगली बार वो कब भरेगा। तो सबसे ज्यादा प्रमाणिक और शुद्ध अगर कैलेंडर कहा जाए तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर है शक संवत, राजा कनिष्क, जो राजा कनिष्क था उसके राज्याभिषेक के टाइम में इस कैलेंडर की स्थापना हुई थी। कब हुई? तो 78 ईस्वी में। विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ? 57 से 58 ईसा पूर्व। इसी तरीके से ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये पोप ग्रेगोरी 13 द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया? 1585 ईस्वी में 1585 ईस्वी में जो है इसे स्टार्ट किया गया पोप ग्रेगोरी के द्वारा। इसमें जो है जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई और आपके सेंट अगस्त के नाम पर अगस्त महीना आप देखते हैं, और यही पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा एक और कैलेंडर है हिजरी संवत 622 ईस्वी में, जब मोहम्मद साहब जो मुस्लिमों के धर्मगुरु हैं वो मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं। मक्का से
मदीना की जब यात्रा करते हैं तो उस समय में हिजरी संवत अस्तित्व में आता है और आज के समय में मुस्लिमों के कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। इनके अलावा भी अगर आप देखें तो 45 ईसा पूर्व 45 ईसा पूर्व जूलियस सीजर के नाम से भी कैलेंडर यूज हुआ, जूलियस सीजर। इसके अलावा आप एक और कैलेंडर देख सकते हैं लगभग 160 ईसा पूर्व आप 160 ईसा पूर्व लोधी संवत लोधी राजपूतों द्वारा ये इसका स्टार्ट किया गया। तो ये कुछ खास प्रकार के कैलेंडर हैं जो हम इतिहास में पढ़ते हैं और इनसे ही इन्हें एक पुख्ता डेट के रूप में हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपको ईसा पूर्व और ईसा में समझ में आ गया होगा। ईसा मसीह के जन्म के बाद में तो है एनी डोमिनो, और जो ईसा मसीह है उसके जन्म से पूर्व ईसा पूर्व है। ये कुछ खास कैलेंडर है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आपको बता ही दिया है 2013 में स्कॉटलैंड में जो है सबसे पुराना कैलेंडर 8000 ईसा पूर्व वाला मिला है, पुराना कैलेंडर। ठीक है, मैं इसे रेज कर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो हमने इतिहास की परिभाषा देख ली, इतिहास को डेट के रूप में किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, तो हम कुछ कैलेंडर को भी देख लिए। अब हम इतिहास के पन्नों के अंदर जाने वाले हैं। तो उससे पहले एक साधारण सा सवाल जिसका आपको आंसर करना है, भारत की खोज किसने की? एक सामान्य सा सवाल जो बचपन से हमारे इर्द गिर्द घूमता है और सभी का एक जैसा जवाब होता है। यदि आपका भी वही जवाब है कि भाई भारत की खोज वास्को डी गामा ने की है, तो आप भी उसी परिपाटी से रिलेट कर रहे हैं और आप भी वही भेड़ चाल चल रहे हैं जो आपको चलवाना चाहते हैं वो क्रूर ताकतें, या फिर वो लोग जो सच में आपको सिर्फ मजदूर या फिर आपको एक मशीन रूप में बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप दिमाग लगाएं तो आप अगर नक्शे को देखते हैं, यूरोप के नक्शे को, पनामा, ये सुएज नहर निकलने से पहले अफ्रीका भी जुड़ा हुआ ही था। भारत लगभग जुड़ा हुआ है और दूसरी शताब्दी में यहां पर सिल्क रूट चला करता था। जावा, सोमालिया, ये यहां से समुद्र से भी जुड़े हुए थे। सिल्क रूट, रेशम मार्ग, इस मार्ग के द्वारा मिर्च मसाले, हीरे जवाहरात, रेशम वगैरह सब यहां पर पहुंचता था। इसका मतलब पहले से ही भारत तो खुजा हुआ था। एक साधारण सा सवाल कि भाई वास्को डी गामा भारत क्यों आ रहा था? किसी ने बताया तो होगा, तभी तो वो भारत आ रहा था। जैसे कि वास्को डी गामा जिसका मैप यूज कर रहा था यहाँ आसान द्वीप तक आने के लिए, वो बार्थोलोमियो डियाज थे। मतलब उससे पहले बार्थोलोमियो डियाज आ चुके थे, मतलब यहाँ तक। इनसे पहले 5 अगस्त 1492 में कोलंबस भारत की खोज के लिए निकल जाता है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि लोग भारत पहुंचने के लिए उतावले हो रहे थे? तो बात है 1095 की, 1095 की। इस समय में पोप उर्बान जो है, इन्होंने आह्वान किया धर्म युद्ध क्या? ये यहाँ पर जेरूसलम है, इजराइल। जेरूसलम का समझ में नहीं आता था, इजराइल। ये वही जगह है जहां पर ईसा मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया। इसका मतलब ईसाइयों के लिए ये पवित्र भूमि हो गई। इसी तरीके से जो मुस्लिम धर्मगुरु है मोहम्मद साहब, वो यहीं से जेरूसलम से ही 7वें आसमान की यात्रा करते हैं। तो मुस्लिमों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो गया। और यहूदी लोग तो पहले से ही यहाँ रहते थे। ईसा मसीह की बगावत के बाद में यहूदियों ने जो है ईसाइयों को कहीं ना कहीं यहाँ से खदेड़ दिया। लेकिन 1095 की बात है, पोप उर्बान के नेतृत्व में यहाँ पर इस जेरूसलम की भूमि को जो है अपने कब्जे में लेने के लिए धर्म युद्ध का आह्वान किया गया, जो कि 2 शताब्दी तक ये धर्म युद्ध चला। अब ये धर्म युद्ध जब चला तो उस टाइम तक इस जगह पर मुस्लिमों का कहीं ना कहीं आधिपत्य हो गया था। तो मुस्लिमों ने पहले तो इनके लिए सहिष्णु थे, लेकिन इनके जब आक्रमण ज्यादा बढ़े तो फिर वो असहिष्णु हो गए। तो ये 2 शताब्दी तक जो रेगुलर चीजें चलती रही, उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो लोग यहाँ से आए, उन्होंने यहाँ से विज्ञान, टेक्नोलॉजी, छापे खाने, कंपास जैसी चीजें इन्होंने सीखी। क्योंकि हमारे यहाँ तो तक्षशिला, नालंदा और यहाँ पर भी ढेर सारे बड़े बड़े कॉलेजेस थे, लेकिन ये अभी भी अंधकार युग में जी रहे थे। तो यहाँ से इन्हें काफी कुछ सीखने का मौका लगा। यही कारण है कि कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद में जो इटली है,
इटली में 1300 से 1600 के बीच में, 1300 से 1600 के बीच में आपके रेनेसा या पुनर्जागरण होता है, पुनर्जागरण का काल आता है। और इसी पुनर्जागरण के काल के टाइम में ढेर सारी वैज्ञानिक खोज होती है और ये इसी की बदौलत यहाँ पे बड़े बड़े जहाज भी बने। और अच्छा, जहाज वहाज सब ठीक है, लेकिन भारत, अपना जो मेन मुद्दा है, भारत में थे मिर्च मसाले, हीरे जवाहरात और पहले से ही बहुत समृद्ध था। इसलिए यहाँ के लोग जानते थे कि भाई कोई भारत जैसा देश है जो समुद्र के किनारे, क्योंकि ये रास्ता तो अब ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि ये अगर यहाँ से यहाँ पहुंच जाए लेकिन बीच में लूट लिया जाएगा, तो इनके पास में कोई रास्ता नहीं था भारत के सामानों को या फिर चाइना के सामानों को खरीदने का। इसलिए इन्हें चाहिए था कि भाई अब हम भारत पहुंचे किसी ना किसी तरीके से। इसीलिए भारत की खोज के लिए यात्राएं शुरू होने लगी। इसमें जो है बार्थोलोमियो डियाज के नक्शे कदम पर चलते हुए ये वास्को डी गामा, ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल की राजधानी लेस्बन से वास्को डी गामा नाव लेकर जो है यहाँ पर आशा अंतरिक्ष होते हुए नेतल पहुंचते हैं। नेतल पहुंचते हैं। आशा अंतरिक्ष बार्थोलोमियो डियाज पहले ही पहुंच चुके थे, तो इनके नक्शे पर ये यहाँ तो पहुंच जाते हैं। नेतल, फिर मोजाम्बिक, फिर मोम्बासा, फिर मालिंदी होते हुए भारत पहुंचते हैं। इनसे पहले एक और यूरोपियन भारत की खोज के लिए निकला 5 अगस्त 1492 में। ये तो 1497 में निकलते हैं, ये 1492 में, और खोज कर लेते हैं अमेरिका। इनके साथ में एक नाविक था अमरीगो वेस्पुसी, उसके नाम पर अमेरिका, कोलंबस के नाम पर कोलंबिया, है ना। आप ये सब चीजें पढ़ते हैं। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे या कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई ये 10वीं क्लास से रिलेट नहीं करता है। बिल्कुल रिलेट करता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आप 1-2 बार वापस देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ये चीज पढ़ा रहा हूँ। ये पॉलिटिकल साइंस, अगर कोई 12th वाला या 11th वाला पॉलिटिकल साइंस वाला ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट है तो उसके लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ नक्शे उसके हिसाब से आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो। बाकी ये इंपॉर्टेंट तो है। यहाँ से होते हुए ये यहाँ पहुंचते हैं और व्यापार स्टार्ट करते हैं। किसकी वजह से? ये यहाँ इसकी वजह से, ठीक है। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से ये निकलते हैं, और आप अगर लिखना चाहें तो 8 जुलाई लिख सकते हैं। 8 जुलाई 1497 को ये यहाँ से निकलते हैं और 17 मई 1498 में यहाँ पर पहुंच जाते हैं भारत में। आज की क्लास थोड़े आम बच्चों के लिए, थोड़े खास बच्चों के लिए होगी, थोड़े इंटेलिजेंट, उन्हें समझ में आ रही होगी। वैसे तो ज्यादा नहीं है, मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पहुंचते हैं। अब बात आ जाती है कि भाई ये सब कुछ हो गया है, तो मतलब पहले से भारत खोजा हुआ है। भारत के चक्कर में जो है, या यहाँ पर जब घटनाएं घटती है तो कुस्तुनतुनिया में जब बगावत होती है तो इटली में पुनर्जागरण का काल आता है, जहां पर ये यहाँ से सीखा हुआ चीजें से जो है जहाज बनाते हैं, दिक् सूचक यंत्र वगैरह सब कुछ बनाते हैं, और इस तरीके से ये बड़े बड़े जहाज और जहाज से भारत पहुंच जाते हैं। अब बात आ जाती है अपने खास चैप्टर पर। अगर पोप उर्बान ने धर्म युद्ध नया छेड़ा होता, ईसाई इधर नहीं पहुंचते, वो यहाँ से पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई करके कुस्तुनतुनिया जैसे इलाके में बगावतें नहीं होती, अटैक नहीं होता, फिर यहाँ से इंटेलिजेंट लोग इटली नहीं पहुंचते, और फिर यूरोप में पुनर्जागरण का दौर नहीं आता। पुनर्जागरण नहीं होता तो बड़े बड़े जहाज नहीं बन पाते, और बड़े बड़े जहाज नहीं बन पाते तो बड़े बड़े युद्ध नहीं हो पाते, और ब्रास्तील के किले जैसे घटनाएं घटित नहीं हो पाती। क्योंकि वहां पर जो सबसे ज्यादा काम, जिसने उस क्रांति में आग लगाने का काम किया, वो था छापाखाना। छापे खाने की वजह से जो है ज्यादातर काम हुए। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए। ये कुछ खास नहीं था, ये आपको बताने के लिए था कि हमें इतिहास को बहुत करीब से और अच्छे से जानना चाहिए कि फ्रांस में क्रांति हुई क्यों, उसका बेस कहाँ है। चलो छोड़ो, पर 1-2 बार देखोगे तो समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि भाई मुझे ये क्लास समझ में नहीं आई, मैं वापस रिपीट करके थोड़ा इसे आसान भाषा में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरा दूसरा वीडियो है, तो कोई गलतियां है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मैं वापस जरूर इसे रिपीट करूंगा। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बस थोड़ा आराम करना चाह रहा हूँ।